धन इनके पास हर उस सोर्स से आता है जहाँ जो भी चाहे वो सरकार से जनरेट होता हो वो सोर्स या प्राइवेट सेक्टर से सोर्स जनरेट होता हो। 2000 के पहले अगर जो पैटर्न हम लोगों ने देखा है उसमें शराब का व्यवसाय, सरकारी टेंडर, रेलवे, कोयला, ये वो चार सेक्टर्स थे जहां बाहुबली और जो बड़े नेता हुआ करते थे ये लोग इंटरफेयर करते थे। कभी डायरेक्ट इंटरफेयर करते थे अपनी फर्म और अपनी कंपनी बना करके, तो कभी किसी के नाम पर, जैसे इनके कोई एलआई है या कोई परिचित है जिसकी अपनी फर्म है, वो बिजनेसमैन है, तो उसके साथ अपना ब्लैक मनी इन्वेस्ट करके ये उसके मार्फत ये सारे काम को करते थे। और हमने देखा भी है कि रेलवे के टेंडर्स को लेके एक लंबे समय तक गैंगवार का एक सिलसिला चला और यूपी में, गोरखपुर और बिहार में कई बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं रेलवे के टेंडर्स को लेकर के। तो ये पूरा का पूरा नेक्सस जो था वो सरकारी ठेके पे एक डिपेंडेंट था। बट जब 2000 के बाद का सिनेरियो हम देखते हैं तो जब कॉरपोरेट बड़े शहरों से छोटे जिला मुख्यालयों तक जब पहुंचना शुरू हुआ तो वो एक नए अवसर लेकर के आता है धन कमाने के। और उस अवसर को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कैश किया तो वो बाहुबलियों ने कैश किया। जैसे सबसे पहले जो मोबाइल कंपनी, नेटवर्क कंपनियां जो हैं, ये जब आती हैं और इनको जब अपने विस्तार के लिए गांव-गांव में टावर लगाने होते हैं, तो ये टावर लगाने का काम जो है फिर ये चूँकि बाहुबली जो होता है या माफिया होते हैं या माफिया टर्न पॉलिटिशियंस होते हैं, तो इनके पास संसाधन बहुत सारे होते हैं। इनके पास मैन पावर होता है, इनके पास गन पावर होता है, इनके पास पहले से इकोनॉमी एक होती है, तो इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो तुरंत ये अपने लोगों के जरिए टावर लगाने का काम लेते हैं, टावर मेंटेनेंस का काम लेते हैं। और इस फिर बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से प्राइवेट बैंक्स की शाखाएं लगातार खुलती गई, तो इनको पैसा लेने का एक और जरिया मिल गया। ये लोन जो है इनको बड़ी आसानी से उपलब्ध होने लगा। अगर पैसे की दिक्कत फंस रही है तो लोन इनको मिलने लगे। तो इस तरीके से 2000 के बाद अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल से नई फसल जो है वो लहलहा के आती है, जो सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टरों से इनको पास जो धन वर्षा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि धन वर्षा होने लगी। और उसको सबसे ज़्यादा आप उसका जो है सुख भोगा तो अंडरवर्ल्ड के और बड़े जो बिजनेसमैन कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने भोगा। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि देखिए, जैसे उदारीकरण की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है, कामकाज बढ़ रहा है, तो इस कामकाज पे भी लूट तंत्र हावी है, यानी अपराधी और इसी तरह के माफिया तंत्र जो है उस पर हावी हो जाते हैं और वो पैसा वहाँ से सोखने लगते हैं। तो इसका मतलब जो ये प्रदेश में एक आर्थिक गतिविधि जैसे जैसे बढ़ रही है, तो वैसे वैसे अगर हम देखा जाए कि अगर इसको छूट दिया गया, इस तरह से इनको आगे बढ़ने दिया गया, तो ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि इस तरह के माफिया तंत्र को अगर हम कर्टेल नहीं करेंगे तो यही हावी हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था का सही लाभ सही लोगों तक नहीं मिल पाएगा। जो नौजवान हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं और उनको इस अर्थव्यवस्था से फ़ायदा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, यानी कि उस तंत्र पर ये हावी हो जा रहा है। ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, जब कोई एक बड़ी फेमस कोट है माफिया को लेकर के कि जहां अवसर वहां माफिया। और ये सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सिलसिले में हम इसको नहीं देख सकते हैं। आप अगर इससे इधर निकल के देखिए तो अगर हम जैसे एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी एक वर्ड आता है शिक्षा माफिया। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो संगठित तौर पर शिक्षा के साथ अपने व्यवसाय को सम्मिलित कर लेते हैं और वो चल रहा है। उनके खिलाफ जो बोलता है उनके साथ भी वही होता है जो यहाँ देखने को मिलता है। फिर अगर आप पंचायत स्तर पर अगर जाएंगे तो वहाँ आपको राशन माफिया दिखेगा, जो राशन के कालाबाजारी करता है और अपने हिसाब से एक टीम बना लेता है, सिंडिकेट बना लेता है। और सरकार को निश्चित तौर पे इन सब के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन एक विडंबना ये है कि वो माफिया अकेला नहीं वर्क कर रहा होता है। उसकी सिंडिकेट में अधिकारी भी होते हैं, कर्मचारी भी शामिल होते हैं, नेता भी सत्ताधारी भी होते हैं, सत्ताधारी भी होते हैं, विपक्ष भी होते हैं। और ये एक पैसा जो आता है वो सब में बंटता है।